इलाहाबाद की एक घटना है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई। पुलिस के रिमांड में अगर किसी भी अपराधी हो, उसे भी अगर आपके सामने ही गुंडे आए और गोली मार दें, तो साथियों, एक आतंकी को खत्म करने के लिए, एक अपराधी को खत्म करने के लिए 5 नए अपराधी अगर पैदा हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ेगा या घट जाएगा? नए अपराधी पैदा हो गए। ये राष्ट्र की संपत्ति है, जनता के गाढ़े कमाई का पैसा है। आपको सत्ता मिल गई तो बेफजूल उड़ाने के लिए पैसा नहीं है। किसी सीएम को, पीएम को यह कहने का राइट नहीं है हम किसी को मिट्टी में मिला देंगे। इस संविधान की अनुच्छेद पे चर्चा होते ही आदित्यनाथ योगी जी का नाम क्या हो जाएगा जानते हैं? अजय कुमार बिष्ट। नाम क्या हो जाएगा? अजय कुमार बिष्ट। स्वामी नहीं लगा सकते, योगी नहीं लगा सकते, महाराज नहीं लगा सकते, पंडित नहीं लगा सकते। जब कुछ लगा ही नहीं सकते तो लगा इसलिए रहे हैं कि हमारे लोगों को भी मजा आ रहा है जाति में राजनीति करने का। सोच रहे हैं कि चलो 9% अगर यादव हो तो हम उनके आधार पर करेंगे। चमार भी यादव 11% है, कह रहा हम उसके आधार पर करेंगे। तो दूसरी जाति फिर कह रही अब कुर्मी के आधार पर करेंगे। तो दुकानें जो खुली उसके असली जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। तो अनुच्छेद 18 पे चर्चा कराओ और अपने आप श्री श्री 108 श्री 1008 श्री ये सारी दुकानें अपने आप बंद हो जाएगी। अपना नाम अकेले लिखोगे तो विशेषाधिकार जो दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएगा। ना हम पढ़ना चाहते हैं, ना हम समझना चाहते हैं। और वो जैसे जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, उनको पता नहीं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले, अगर मर्डर करने वाला आदमी जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो राम श्री भी बदनाम हो रहे हैं। और वैसे जो है, अगर जय भीम का भी तेज तेज नारा लगा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, कुछ आगे बढ़ नहीं रहे हो, तो वो भी जाहिल पैदा कर रहे हैं, आप भी जाहिल पैदा कर रहे हो। और जाहिलों से किसी भी दुनिया में किसी देश का विकास नहीं हुआ। बल्कि क्या करना होगा? जाहिलता से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें बुद्धि और विवेक के आधार पर काम करने की जरूरत है और इस राष्ट्र को, इस समाज को दुनिया के पटल पे ऊपर ले जाके मानवता का संदेश देना होगा। अब हम लोगों के पास जो टाइम है, टाइम हमारे पास मात्र 20 मिनट है। तो 20 मिनट में हमें बात रखनी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कहा, संविधान में एक स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अभी हमारे विद्वान अधिवक्ता मंच पे बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, किसी देश में कानून का राज होना चाहिए। रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं लिखा, रूल ऑफ गुंडे और मवाली नहीं लिखा, बल्कि रूल ऑफ लॉ लिखा, कानून का राज होना चाहिए। अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, मैं आपको अभी इलाहाबाद की एक घटना है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई। तो हमें उनसे कोई पर्सनल लगाव और संवेदनाएं नहीं मैं व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन रूल ऑफ लॉ तोड़ दिया गया इस देश में। आपने देखा कि एक कसाब के साथ जो 12 लोग थे, 12 लोगों ने इस देश पे एक धमाका करते हैं और उस धमाके में 166 लोग मारे जाते हैं। 26 नवंबर 2008 को यह घटना हुई। फिर भी मुकदमा लिखा जाता है, ट्रायल होता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। चूंकि वो अपराधी था, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया गया, कानून के राज को स्थापित किया गया। और जब इस सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी जब इस सदन में कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो वहां वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। उन्हें कहने का राइट नहीं है, किसी सीएम को, पीएम को यह कहने का राइट नहीं है हम किसी को मिट्टी में मिला देंगे।
बल्कि यह कहने का अधिकार है कि जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत जो भी होगा कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाएगा और संविधान के अनुसार, यह कहने का था। अब सदन में आप गए हो, आप ये इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपकी अगर भाषा शैली ही गुंडे और मवाली की है तो देश में हमारे उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता नहीं फैलेगी? और फैली है। हम कहते हैं कि अगर अतीक अहमद जी और अशरफ अली जी अगर दोषी थे तो सरकार के पास पावर था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाती तो उस कोर्ट के तहत उन्हें 3 महीने में सजा सुना देती फांसी की। अगर फांसी से अगर मारे जाते, अगर फांसी हो जाती तो ये रूल ऑफ लॉ होता, ये कानून का राज होता। अब क्या हुआ? अब आपकी गुंडे वाली भाषा सुन के गुंडों के अंदर एक महान आकांक्षाएं पैदा हो गई और 4-5 गुंडे ने कहा कि छोटे मोटे तो बहुत टपका लिए, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, अब एक बड़ा गेम खेलते हैं जिससे हम दुनिया में अपना परचम लहरा दे अपने नाम का। ये आकांक्षाएं कहां से आ रही है? ये आ रही है जिसे विधिक तरीके से गए हुए सदन में लोग हैं, उनकी भाषा विनम्र होनी चाहिए, उन्हें संविधान का राज लाना चाहिए, उन्हें कानून का राज लाना चाहिए और जनता के सेवक हैं, जनता के मालिक नहीं है। अब जनता का सेवक जनता के विरुद्ध जो है आवाज उठाने की बात करने लगे। अपराधी है तो उसके लिए कानून है, अपराधी है कानून है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ और जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, पीएम भी आपका, सीएम भी आपका, पूरे देश में शेड्यूल कास्ट में भी हो सकते हैं अपराधी, बैकवर्ड क्लास में भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी में हो सकते हैं और सर्वाधिक जो है जनरल क्लास में है। क्योंकि उनके अंदर सवर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं, वो किसी को अच्छा पहनते हुए नहीं देख सकते, अच्छा खाते हुए नहीं देख सकते, अच्छा बोलते हुए नहीं देख सकते, अच्छा विद्वान होते नहीं देख सकते, अच्छा बिजनेस व्यापार करते हुए नहीं देख सकते। तो सारी लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करो और आराम से सभी को फांसी की सजा दे दो, तो देश की जनता को कोई भी आक्रोश नहीं होगा इस निर्णय से, बल्कि क्या होगा, प्रसन्नता होगी। अतीक अहमद और अशरफ अली जी ने, साथियों, ये गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक आवेदन किया, अपील किया कि हमें हमारे जान का खतरा है, हमें मार दिया जा सकता है। जब ये बात उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, साथियों, ये जस्टिस साहब हैं अजय रस्तोगी जी और बेला एम त्रिवेदी जी। इन्होंने ये कहा कि यदि आपके जान का खतरा है तो उत्तर प्रदेश सरकार की मशीनरी उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेगी, ये बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अगर अपील करना चाहते हो तो और हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बात कहा उन्होंने कि उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि पुलिस अभिरक्षा में यदि कोई है तो पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या कोई नहीं कर सकता है। पुलिस अभिरक्षा में की गई हत्या को यह माना जा सकता है कि सरकार की संलिप्तता इसमें है, यह मान लिया जा सकता है। इसलिए कि पुलिस कस्टडी में, पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस के रिमांड में अगर किसी भी अपराधी हो, उसे भी अगर आपके सामने ही गुंडे आए और गोली मार दें तो साथियों, एक आतंकी को खत्म करने के लिए, एक अपराधी को खत्म करने के लिए 5 नए अपराधी अगर पैदा हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ेगा या घट जाएगा?
नए अपराधी पैदा हो गए। अब जब पुलिस अभिरक्षा में ही अगर मार रहे हैं, तो अगर मान लिया जाए कभी इनके लिए जमानत हो जाए और बाहर आए, तो ये तो आम जनमानस के ऊपर खतरा मंडरा आएगा। तो करना क्या चाहते हो इस देश में, इस प्रदेश में क्या करना चाहते हो आप लोग? इस देश को कैसे चलाना चाहते हो? संविधान के माध्यम से चलाना चाहते हो या गुंडे और बदमाशों के माध्यम से चलाना चाहते हो? इस सरकार को तय करना होगा। तो ये साथियों, ये हम इसलिए बताना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहना चाहते थे, ये करना चाहते थे। और कुछ बातें मैं आपको और बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर उस समय के जो उन्होंने जानकारी और ज्ञान हासिल किया, जब भारत देश को उन्होंने विश्व गुरु के पटल पे जानने और समझने का अवसर मिला, तब हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया। और यही नहीं, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को पढ़ने का अधिकार दिया और कहा यह आपका मौलिक अधिकार है, जितना आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ के आगे जा सकते हो। और वर्तमान की सरकार ये कहती है कि हम हिंदुओं के कायदे और कानून से चलाना चाहते हैं। जो जुलाई से स्कूल चलते थे, जुलाई से बंद करके 1 अप्रैल से शुरू किया था। तो 2022 में जब अप्रैल से शुरू किया बिना तैयारी के, जैसे लॉकडाउन बिना तैयारी के, जैसे नोटबंदी बिना तैयारी के, वैसे शिक्षा व्यवस्था बिना तैयारी के, और अप्रैल से शुरू किया उन्होंने। अप्रैल में किताब नहीं बांटा, मई में भी किताब नहीं बांटा, जून में भी किताब नहीं बांटा, जुलाई में नहीं बांटा, अगस्त में नहीं बांटा, सितंबर में नहीं बांटा, अक्टूबर में नहीं बांटा, नवंबर से बांटना शुरू किया, फरवरी तक बांटे, फिर भी पूरे राज्य में किताबें नहीं बांट पाए। जब साल भर किताब नहीं तो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई नहीं तो परीक्षा नहीं, अगर परीक्षा नहीं तो गुणवत्ता कैसे होगी शिक्षा में? तो किसको आप हिंदू मान रहे हो, किसको नहीं मान रहे हो, ये तो तय करो। क्या उसमें जो विद्यालय में गए बच्चे हैं उसमें सभी वर्ग के लोग हैं? आप किसका शिक्षा का हनन करना चाहते हैं और कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? तो आप बनाना चाहते हो इस देश में, प्रदेश में जाहिल और गंवार बनाना चाहते हो लोगों को। इस बार हम लोग, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस बार अगर उन्होंने किताबें नहीं बांटी समय पे, तो इसके लिए कोर्ट में भी जाएंगे, इसके लिए धरना प्रदर्शन और रैली भी करेंगे। इसलिए आप जाहिल बना लोगे। जब जाहिल ही हो जाएगा हमारा समाज, तो क्या होगा इस देश का? कौन विद्वान बनेगा, कौन आगे जाएगा? यहीं से पढ़ के लोग आगे गए और महानता की ओर चले गए। तो साथियों, प्राइमरी एजुकेशन लेके इस देश में हमारे क्या नारायणन साहब भी राष्ट्रपति बने, कलाम साहब भी राष्ट्रपति बने, कहां से गए? मुर्मू साहब भी बने। ये सारे महामहिम जो कहां से पढ़ के गए? इसी स्टेज से गए जहां की आपने शिक्षा ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भी अवगत कराना चाहता हूं कि जिस विद्यालय शिक्षा से आप चले गए, आप शिक्षा के लेवल को मेंटेन किया और आप इस मकाम तक पहुंचे, और आज की नालायक सरकार उस शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके इस देश के एक सिस्टम पे कुठाराघात कर रही है। इसके लिए हमें समझना होगा, इसके लिए हमें उनके लिए बंदोबस्त करना होगा। तो ये जो स्थिति है, परिस्थिति है, हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हम जहां चले थे, हम फिर से रिटर्न अगर वहीं चले गए तो हमारे जाने और जन जाने का क्या मतलब है? तो हमारे महापुरुष जो है ये पूरे देश की चिंता करते थे, पूरे मानवता की चिंता करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर सारा समाज एजुकेशन ले लेगा तो गरीब तबके के लोग, दबे कुचले लोग अगर पढ़ लेंगे तो इनके लिए विशेष अवसर दिया जाए, नौकरी के लिए रिजर्वेशन की बात किया। तो उन्होंने एक प्राविधान और बनाया, पूरे भारत देश के जिलों में एक तय किया, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बनाया, रोजगार दफ्तर। उस रोजगार दफ्तर में 4th क्लास और 3rd क्लास के लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता था, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता था तो उसी वरीयता के आधार पे उनके लिए कॉल लेटर चला जाता था, नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर।
और ज्वाइनिंग लेटर जाता था तो उसके पास पड़ोस के लोगों को भी पता नहीं होता था कि इनके बच्चे को नौकरी मिलने वाली है। और जब वो पता चलता था कि अरे इनको नौकरी मिल गई, तो कहते थे कि अब चले जाओ ट्रेनिंग पे, और ट्रेनिंग देके नौकरी पे चले जाते थे। एक भी पैसा किसी चीज में खर्च नहीं होता है। अब क्या है, एक वैकेंसी निकलेगी, 1 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, अब करोड़ों रुपया सरकार उनसे हड़प लेगी, उनसे जो बच्चे वास्तव में रोजगारहीन हैं, जिनके पास कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनसे भी हजारों करोड़ रुपया फिर एक साइड में एक व्यक्ति को तैयार करते हैं, न्यायालय में ले जाते हैं, और न्यायालय में जाने के बाद वो अपने आप क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। फिर दूसरी बार वैकेंसी निकलती है। ये परंपरा चलाते हैं। और अब हमारा आदमी भी, पूरे देश का आदमी क्या सोचता है कि हम सिफारिश के लिए किसी मंत्री के पास, किसी विधायक के पास एक की नौकरी मुझे मिल जाए, और भ्रष्टाचार करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है। यह व्यवस्था लागू कर दी गई। अब पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी। अब उन्होंने सोचा कि ये तो स्थिति है, अब एजुकेशन के लिए दुनिया के लोग अपने देश में सबसे ज्यादा पढ़ने पे पैसा खर्च करते हैं। हमारे देश की क्या स्थिति है, डगमग स्थिति है। हमारे देश में सबसे ज्यादा काहे पे खर्च किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट पे, प्रचार पे कैसे खर्च होता है। उज्ज्वला गैस योजना निकाला जाता है। अब बड़े बड़े होल्डिंग लगाया जाता है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उज्ज्वला गैस को कनेक्शन वो कर रहे हैं, कनेक्शन ले लो। कहां, पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े होल्डिंग। तो तमाम मन की बात है रेडियो पे, फिर भी मन की बात रेडियो से पहले एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए फिर फ्लैक्स लग जाता है। तो ये प्रचार प्रसार पे अपने खर्च कर रहे हो, ये राष्ट्र की संपत्ति है, जनता के गाढ़े कमाई का पैसा है। आपको सत्ता मिल गई तो बेफजूल उड़ाने के लिए पैसा नहीं है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर आगे कहते हैं कि अगर कोई नौकरी से वंचित हो गया तो जो गरीब तबका है इस देश का, आखिरी छोर पे बैठा हुआ है आदमी, उसके साथ न्याय कैसे होगा। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज नाम का ग्रंथ लिखा। इस पे भारतीय रिजर्व बैंक आज केंद्रित है। बैंक इसी से शुरू हो रहे हैं। तो बैंक में स्पेशल उनके लिए लोन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वो पढ़ पाए और रोजगार कर पाए। और अब बैंक से कौन ले रहा है लोन, तो बैंक से वो लोन ले रहे हैं जो लेके चले जा रहे हैं, जैसे चौकसी जी लेके चले जाएंगे, नीरव मोदी जी लेके चले जाएंगे, तो एक दूसरे मोदी लेके चले जाएंगे, तो कहीं जो है किंगफिशर के मालिक लेके चले जाएंगे, विजय माल्या। और बैंक का जब माल लूट लिया जाता है तो बैंक का जो ऋण दिया हुआ पैसा है उसको वसूल किससे रहे हैं, तो आपका पेट्रोल का रेट बढ़ा दे रहे हैं टैक्स में, डीजल का रेट बढ़ा दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दे रहे हैं। कर्ज ले पूंजीपति और भरे कौन, गरीब। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई देश में। हमारे लोग कहते रहे कि देखो भाई देखो क्या हो रहा है, तो कहा बहुत अच्छे दिन है। तो अच्छे दिन का विश्लेषण करके कोई समझाने वाला नहीं है कि कैसे अच्छे दिन चल रहे हैं। तो ये बात हमारे महापुरुष जानते थे, इसलिए संविधान में लिपिबद्ध किया। और एक कारण है, हम लोग बहुत लोग कहते रहते हैं, इसमें बहुत सारे लीडर भी होंगे, अलग अलग दल से संपर्क भी होगा। तो जिसके संपर्क में अगर विधायक लोग होंगे, सांसद लोग, उससे कहिए कि अनुच्छेद 17 बाबा साहब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता अंत करने के लिए अगर बनाया, छुआछूत मिटाने के लिए, तो अनुच्छेद 18 भी बनाया। 18 पे चर्चा आज तक नहीं हुई। जैसे ही 18 पे आप चर्चा करोगे, मैं तो कह रहा हूं ये जा रही है ऑनलाइन बात, अखिलेश यादव जी के पास भी चली जाए और सभी विधायकों सांसदों के पास चली जाए, जमीन लोगों के पास चली जाए और बसपा के एक विधायक हैं उनके पास भी चली जाए, विधान परिषद के सदस्य हैं उनके पास भी चली जाए। अनुच्छेद 18 पे जैसे आप चर्चा करोगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है संविधान में, एकेडमिक
एजुकेशन की डिग्री ही सिर्फ आप लिख सकते हैं, और दूसरा सैन्य एकेडमी यानी सेना की डिग्री लगा सकते हैं, लिख सकते हैं आगे पीछे, अन्यथा कुछ नहीं लगा सकते। और अब कौन लगा रहे हैं? तो आपका भी खत्म होगा। पासी, चमार, धोबी, कोल, अहिर, गड़रिया जो लगा रहे हैं, ये आपका भी खत्म होगा। सुपरमेसी नहीं दिखाई देगी कि वहां जाति, कि हम जाति से थोड़ा बड़े हैं, छोटे हैं, वो वहां खत्म होगा। और उसी दिन जब आप बहस करोगे तो वो भी आपके ऊपर टिप्पणी करेंगे, तो आप कहो भैया मैं भी अपने पीछे से लगा जाति हटा दे रहा हूं, और फिर कहो कि आपका क्या नाम है, तो उसी दिन नाम आ जाएगा क्या, इस संविधान की अनुच्छेद पे चर्चा होते ही आदित्यनाथ योगी जी का नाम क्या हो जाएगा जानते हैं? अजय कुमार बिष्ट। नाम क्या हो जाएगा? अजय कुमार बिष्ट। स्वामी नहीं लगा सकते, योगी नहीं लगा सकते, महाराज नहीं लगा सकते, पंडित नहीं लगा सकते। जब कुछ लगा ही नहीं सकते तो लगा इसलिए रहे हैं कि हमारे लोगों को भी मजा आ रहा है जाति में राजनीति करने का। सोच रहे हैं कि चलो 9% अगर यादव है तो हम उनके आधार पर करेंगे, चमार बिरादरी 11% है, कह रहा हम उसके आधार पर करेंगे, तो दूसरी जाति फिर कह रही अब कुर्मी के आधार पर करेंगे। तो दुकानें जो खुली उसके असली जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। तो अनुच्छेद 18 पे चर्चा कराओ और अपने आप श्री 108 श्री 1008 श्री, ये सारी दुकानें अपने आप बंद हो जाएगी। अपना नाम अकेले लिखोगे तो विशेषाधिकार जो दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो साथियों ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे संविधान में ऐसी चीजें हैं कि जिससे हमारा उत्थान हो सकता है। न हम पढ़ना चाहते हैं, न हम समझना चाहते हैं, और वो जैसे जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, उनको पता नहीं कि जय श्री राम के नारा लगाने वाले, अगर मर्डर करने वाला आदमी जय श्री राम का नारा लगा रहा है तो राम श्री भी बदनाम हो रहे हैं। और वैसे जो अगर जय भीम का भी तेज तेज नारा लगा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, लिख नहीं रहे हो, कुछ आगे बढ़ नहीं रहे हो, तो वो भी जाहिल पैदा कर रहे हैं, आप भी जाहिल पैदा कर रहे हो। और जाहिलों से किसी भी दुनिया में किसी देश का विकास नहीं हुआ, बल्कि क्या करना होगा, जाहिलता से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें बुद्धि और विवेक के आधार पर काम करने की जरूरत है, और इस राष्ट्र को, इस समाज को दुनिया के पटल पे ऊपर ले जाके मानवता का संदेश देना होगा। और कि जैसे हमारे पुरखों ने किया, सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया, वो हमारी संस्कृति थी, वो हमारी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति हमारी सभ्यता थी। ये आपको करना पड़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सारी चीज पढ़ने के बाद संविधान में लिपिबद्ध कर दिया। अगर हम संविधान को लागू करवाने में कामयाब हो जाएं तो इस देश को फिर से दुनिया की शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोग ऐसा करने में मदद करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही स्थगित करता हूं। जय भारत, जय संविधान।